हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहाँ जाना है बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। लगभग 80 साल के एक वृद्ध को आइसक्रीम की दुकान के बाहर थोड़ी दूरी पर बैठा देख नील और रंजना उनके पास जाकर बोले, ठंड की कपा देने वाली रात, उस पर आज हवाएं तो ऐसी ठंडी चल रही थी जैसे वह शरीर की एक एक हड्डी तोड़ देंगी। आज हमारी शादी की सालगिरह है और रंजना को ठंड में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। रात को सबके साथ खाना खाने के बाद रंजना ने कहा, चलिए आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, और हाँ, मेरी आइसक्रीम नहीं भूलिएगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी उठा ली और हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़े। मैं नील एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरी पत्नी रंजना एक हाउस मेकर है, या ऐसा कहूँ कि मेरी वह भाग्यशाली है तो गलत नहीं है, जिसके पास कभी कुछ ना रहा हो और उसके मेरे जीवन में आते ही उसकी मेहनत और तपस्या ने मेरे जीवन में रंग ही रंग भर दिए। सारी सुख सुविधाओं से मेरा घर भर गया। मेरे दोनों बच्चे रोहन और रिधि सेटल्ड हो गए, उनकी शादी भी हो गई। आपको कहीं आश्चर्य तो नहीं हो रहा कि इतने बुरे लोग और लॉन्ग ड्राइव? क्या करूं? रंजना की चंचलता और हंसमुख स्वभाव ने दिल और दिमाग को कभी बुरा होने ही नहीं दिया। इसीलिए उसने आज जब लॉन्ग ड्राइव की इच्छा जताई तो मैं मना नहीं कर सका। घर से थोड़ी दूर जाते ही रंजना ने गाड़ी रोकने को कहा, तो मैंने कहा, यहाँ क्यों रोकना है? आइसक्रीम की शॉप दूर है। तुम्हें तो यहाँ की आइसक्रीम पसंद नहीं? उसने कहा, आइसक्रीम तो मैं वहीं की खाऊंगी, लेकिन पहले कुछ ज़रूरी काम है। गाड़ी से नीचे उतरिए और डिक्की खोलकर उसमें 3-4 बैग पड़े हैं, पहले उसे निकालिए। मैंने भी गाड़ी साइड में लगा दी और थैला निकालकर उसके साथ हो लिया। वह सड़क किनारे रहने वाले गरीब लोगों में बांटने के लिए गरम कपड़े और कुछ सामान लाई थी। कपड़े देने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। मैंने पूछा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कपड़े देने जाना है? तो रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा कि बता देती तो आप बोलते कि कल दिन में दे देना। इतनी ठंडी में क्यों बाहर जाना है? मैं भी मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा। हम रंजना की फेवरेट आइसक्रीम शॉप पर पहुँचे। जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, रंजना ने मुझे इशारे से एक वृद्ध को दिखाया। देखने में एक अच्छे घर का वृद्ध लग रहा था, साथ में कुछ सामान भी था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जाने के लिए सवारी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हों। उन्होंने देखकर पता नहीं क्यों हम खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास चले गए। मैंने उन्हें देखकर पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहीं जाना है क्या? रात में यहाँ सवारी गाड़ियाँ कम ही मिलती है और आज ठंड की वजह से तो मिलना मुश्किल है। वृद्ध हमें देखने लगा। मैंने फिर पूछा, बाबा बताइए तो रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप कहाँ जाना है?
मैं छोड़ दूंगा। इतनी ठंड में यहाँ बैठकर इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बताइए कहाँ जाना है? हमारे बार बार पूछने पर या शायद रंजना के स्नेहिल आग्रह से उस वृद्ध ने भरे गले से कहा, कहाँ जाना है यह तो नहीं पता, लेकिन कहाँ नहीं जाना है यह ज़रूर पता है। उस वृद्ध की बातों से हम स्तंभ रह गए। रंजना ने वृद्ध से आग्रह पूर्वक पूछा, कहा, बाबा आज ठंड बहुत है, चलिए पहले वहाँ चलकर थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर बात करेंगे। वहीं चाय की एक छोटी सी टपरी थी। रंजना बाबा के साथ चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगी। मैं भी उनका सामान उठाकर उनको सहारा देते हुए चलने लगा। दुकान पर हमने चाय और बिस्किट लिया। सब अपना अपना कुल्हड़ लिए चाय पीने लगे। एक अजीब सी शांति थी। बस बीच बीच में चाय की चुस्कियों की आवाज़ आ रही थी। बाबा की आवाज़ ने इस शांति को भंग किया और रंजना से बोले, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? मैं रंजना और इनका नाम नील है बाबा। यह मेरे पति हैं। बेटा इस शहर में या आसपास कोई वृद्ध आश्रम है क्या? बाबा की बात सुनकर मैं और रंजना एक दूसरे को देखने लगे। समझ नहीं आया कि इस उम्र में वृद्ध आश्रम बात करने के तरीके और पहनावे से बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि वह किसी गरीब घर के हैं जिसे खाने पहनने की समस्या हो। फिर जीवन के इस पड़ाव पर वृद्ध आश्रम, बात कुछ समझ नहीं आई। इसीलिए मैंने बाबा से पूछा, आपको वृद्ध आश्रम क्यों जाना है? आपका घर कहाँ है और इतनी रात को आप यहाँ कैसे? आपके परिवार में कोई नहीं है बाबा? कुछ तो बताइए, तभी तो आपकी समस्या का हल निकाल पाएंगे। हमारे प्यार और अपनेपन से बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा मेरा नाम नंद किशोर है। मैं सीकर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरा बेटा मुझे अपने साथ यहाँ शहर ले आया। 1-2 साल तो सब ठीक था। मैंने सोचा जब सब कुछ देखना इन्हीं ने है तो मैं घर और ज़मीन रख कर क्या करूँगा। मैंने अपना घर, ज़मीन और सारी जमा पूंजी अपने बहू बेटे के नाम कर दी और उन्होंने यह कहकर बेच दी कि वहाँ फालतू की ज़मीन पड़ी है, कोई कब्ज़ा कर लेगा। हम लोगों को फुर्सत नहीं कि वहाँ जाकर इसकी देखभाल कर सके, इसीलिए उसे बेच देना अच्छा है। मैं भी उनके दिखावे के प्यार में आ गया और अपना सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ मिलने के बाद मैं उनके लिए बोझ, घर में पड़े रहने वाली रद्दी की तरह हो गया। घर में कोई मेहमान या उनके दोस्त के आने पर वह मुझे एक कमरे में बंद कर देते और सबके चले जाने के बाद ही बाहर निकालते। कहते थे मैं अगर मेहमानों के सामने आ गया तो उनकी बेइज्जती होगी, और आज मुझे यहाँ लाकर छोड़ गए। मेरा तो इस दुनिया में कोई रहा नहीं। बेटा मेरे अपने तो मुझे यहाँ फेंक गए। मैं तो उनके लिए मर चुका हूँ। सोचा कुछ काम करके बाकी का जीवन काट लूँगा, लेकिन इस उम्र में कोई काम भी नहीं देता, गांव भी नहीं जा सकता। इसीलिए वृद्ध आश्रम का पता मिल जाता तो। मैंने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, हमारे साथ चलिए, हम छोड़ देते हैं आपको। हम लोग उन्हें अपने साथ घर ले आए।
घर आकर बाबा परेशान हो गए। बोले, नहीं बेटा, मैं अब और किसी पर बोझ बनकर नहीं जी सकता। बस मुझे पता बता दो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। रंजना और मेरे लाख विनती करने पर भी वह मान नहीं रहे थे। तभी रंजना ने कहा, बाबा, पिता के ना होने का दुख शायद मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। मुझे तो अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं। और मेरा भाग्य देखिए, शादी करके जब नील के साथ घर बसाया तो उनके माता पिता भी नहीं थे। मैंने माँ का प्यार तो देखा, तो क्या बाबा ईश्वर ने यह जो पिता के प्यार का सौभाग्य दिया है, यह भी आप मुझसे छीन लेंगे? मत जाइए ना पिताजी, हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। रंजना के प्यार ने बाबा को जाने से रोक दिया। बाबा के घर में आ जाने से अब घर में एक अलग ही रौनक रहती। हमारे बच्चों को भी दादा का प्यार मिल गया और सर पर बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब बाबा का घाव भी भरने लगा, क्योंकि अब उनके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी थी। हमारा बेटा अर्नव तो जैसे बचपन में ही चला गया। सब काम दादाजी के साथ करना है। खाना, सोना, घूमना दादा पोते की खूब बनने लगी। अर्नव का क्या, अब हम सब का बाबा के बिना कहीं मन नहीं लगता। बेटी भी अपने ससुराल से हर महीने 4-5 दिन बाबा के साथ रहने के लिए आ जाती। एक दिन अचानक से बाबा की तबीयत कुछ खराब हो गई। हम लोग उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर के चेकअप और दवा के बाद हम उन्हें घर ले आए, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार होने की जगह और बिगड़ने लगी। हम लोग उन्हें फिर से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में ही रुकने की सलाह दी, लेकिन वह ना जाने क्यों घर जाने की जिद पकड़कर बैठ गए। हमें उन्हें घर लाना पड़ा। रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें थोड़ा सा सूप पिलाया। देर रात तक सब बाबा के पास बैठे थे। फिर उन्हें नींद आने पर हम सब सोने चले गए। अर्नव आज भी बाबा के साथ सोया। सुबह रंजना जब बाबा के कमरे में उन्हें देखने गई तो वह हम सब से विदा लेकर जा चुके थे। बाबा के इस तरह अचानक से चले जाने से सब बहुत दुखी थे। धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बाबा का सारा क्रियाक्रम भी बीत गया। कई दिनों से बाबा का कमरा साफ नहीं हुआ था। रंजना बाबा के कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। मैंने ही उसे समझाकर काम वाली बाई को सुबह बाबा का कमरा साफ करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद काम वाली बाई रंजना के पास आई और बोली, दीदी बाबा का कमरा साफ कर रही थी तो उनके तकिए के नीचे से यह लिफाफा मिला। रंजना ने लिफाफा खोला तो उसमें 10-10 के कुछ पुराने नोट थे। एक लाल पुराने से कपड़े में छोटी सी बच्चों की सोने की चैन थी और एक चिट्ठी रंजना के नाम, जिनके अक्षर देखकर जान लग रहा था कि बाबा के हाथ कांप रहे थे लिखते हुए। चिट्ठी में लिखा था, बेटी रंजना, तुमने मुझे जो दिया उससे तो मैं इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि ईश्वर ने मुझे पिता होने का सुख जरूर दिया, भले ही देर से दिया, और तुम्हारे पिता होने के नाते मैं अपनी संपत्ति का वारिस तुम्हें बनाता हूँ बेटी। इस लिफाफे में जो है वह मेरी और मेरी पत्नी के
आखिरी संपत्ति है जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम और नील बेटा हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। पत्र पढ़ते ही रंजना जोर जोर से रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से रंजना को संभाला और उसे समझाया कि बाबा ने तुम्हें अपनी संतान मान लिया, एक पिता की तरह अपनाया, तभी तो वह तुम्हें अपना वारिस बना गए। तुम ही उनकी असली वारिस हो। बाबा के इस प्यार और आशीर्वाद को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।